तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो क्लास 9th में हमने एक रूल पढ़ा हुआ है जिसे हम द्रव्य अविनाशता का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व अर्थात अभिक्रिया शुरू होने से पहले पदार्थ की जितनी मात्रा है, अभिक्रिया होने के बाद भी पदार्थ की उतनी ही मात्रा शेष होनी चाहिए, क्योंकि पदार्थ न तो उत्पन्न होगा और न ही नष्ट होगा। इसी नियम के अनुसार हम किसी अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का जो नियम है, इसके अकॉर्डिंग कि जो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद होना चाहिए। क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है, जब वह नष्ट नहीं होगा, इसमें कुछ नया नहीं जुड़ पाएगा, तो जो है उतना ही रहना चाहिए। अगर अभिकारक हमारा 10 ग्राम है तो उत्पाद भी कितना होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए। यानी दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य अविनाशिता का नियम। इसीलिए हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं ताकि अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा उसमें एक समान बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते कैसे हैं। तो अभी हमने ये समझा कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्य अविनाशिता नियम के कारण। अब हम ये समझेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते कैसे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये रिएक्शन हमें गिवन है और इस रिएक्शन को हमें संतुलित करना है। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो एक बार से ट्राई करें, क्या वो अपने से कर ले रहे हैं, और जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से समझें कि किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इस बार की बोर्ड परीक्षा में संतुलित रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रासायनिक समीकरण हमें दिया होता है, इस रासायनिक समीकरण के लिए हम इस तरीके से एक बॉक्स लगाते हैं या ब्रैकेट लगाते हैं जिसमें इसको क्लोज करते हैं। क्लोज इसलिए किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो भी हमें दिया गया है इसके रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब ये HCl को H2Cl2 नहीं करना है आपको, ZnCl2 है तो ZnCl3 करके आपको बैलेंस नहीं करना है। अब ये जैसे है इसी फॉर्म में रहेगा। अब इसको आप बैलेंस करने के लिए इसके सामने कोई भी एक नंबर लगाकर आप इसे बैलेंस करेंगे। पहले चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं है, और बैलेंस कैसे करते हैं देखिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इस तीर के बाईं ओर जो होता है इसे ही हम अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। ठीक है, और इस तीर के दाईं ओर जो होता है इसे हम उत्पाद बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो समझ लीजिएगा। ये एरो के लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है जिसे रिएक्टेंट बोला जाता है, और राइट साइड में उत्पाद होता है जिसे प्रोडक्ट बोला जाता है। तो हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि कितने तत्व इस पूरी अभिक्रिया में सम्मिलित हुए हैं और उनकी संख्या अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है। तो देखिए, जिंक नाम का तत्व आया हुआ है, जिंक इस अभिकारक की तरफ कितनी बार आया हुआ है, एक बार। जिंक नाम का जो तत्व है ये अभिकारक में कितनी बार आया हुआ है, एक बार। जबकि ये उत्पाद में कितनी बार आया है, ध्यान से देखिए, जिंक यहाँ पर आया है और कितनी बार आया है, केवल एक बार आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन नाम का जो तत्व है ये पूरे अभिकारक में, इस अभिकारक में कितनी बार आया है, केवल एक बार। जबकि इस तरफ हम देखेंगे उत्पाद में हाइड्रोजन कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। ठीक है, क्लोरीन को देखेंगे Cl, तो ये क्लोरीन जो है ये अभिकारक की तरफ कितनी बार आया हुआ है, एक बार। क्लोरीन एक बार अभिकारक की तरफ आया है, जबकि उत्पाद की तरफ क्लोरीन कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। अब इसको तुलना करने पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि इसमें जो हमारा जिंक है, जिंक वो तो बराबर है अभिकारक और उत्पाद में, जबकि हाइड्रोजन अभिकारक के साइड 1 है और उत्पाद के साइड 2 है। क्लोरीन अभिकारक के साइड 1 है और उत्पाद के साइड
2 है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका अभिकारक और उत्पाद में संख्या अलग अलग है। अब इन्हीं को हम बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? उचित संख्या का गुणा करके हम इनको बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्लोरीन उत्पाद में 2 है और अभिकारक में कितना है? 1 है। 1 में आप कितने का गुणा करोगे कि ये भी 2 हो जाए? तो भैया 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो देखो 2 का गुणा करने पर क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी अभिकारक में भी और उत्पाद में। तो क्लोरीन कहाँ है? किस तरफ गुणा कर रहे हो आप? अभिकारक की तरफ। तो क्लोरीन यहाँ है और गुणा हमें कहाँ करना पड़ेगा? सामने की तरफ। ठीक है, तो ये प्लस को मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। चलो, तो यहाँ हमको करना पड़ेगा गुणा। तो ये हमने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो कुछ करना नहीं था, तो ब्रैकेट के बाहर हमने किया। अभिकारक की साइड करना था तो अभिकारक की साइड हमने 2 का गुणा किया। 2 का है क्यों? ताकि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उस तरफ 2 था, इधर 1 था, 1 को 2 बनाने के लिए हमने 2 का गुणा कर रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 2 का गुणा करने पर परिवर्तन क्या होता है? ये जो संख्या आगे लगती है ना, इसके पीछे जितने तत्व हैं सभी के लिए माना जाता है। यानी हाइड्रोजन भी कितना हो गया है? 2, और क्लोरीन भी कितना हो गया है? 2। अब अगर हम तुलना करें तो देखिए, जिंक की संख्या 1 थी, जिंक की संख्या 1 बराबर 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है बराबर 2 ठो क्लोरीन भी है और 2 ठो क्लोरीन भी है। यानी अब यह समीकरण क्या है? संतुलित है, क्योंकि इसमें जितने तत्व अभिकारक में आए हुए हैं उतने ही तत्व उत्पाद में आए हैं। और द्रव्यविनाशता का नियम यही तो कहता है कि अभिकारक और उत्पाद में यदि तत्वों की संख्या समान हो तभी तो अभिक्रिया हमारी संतुलित मानी जाती है। अतः अब यह हमारी अभिक्रिया संतुलित है। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूं और अब आप प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप पहले अपने से प्रयास करेंगे और नहीं आने पर आप जो है वीडियो को देखेंगे आगे कि कैसे किया गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि क्या होता है जब जिंक का रिएक्शन, चलो HNO3 से मान लो हमने करा दिया है। सपोज करो कि ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये बना लेता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और साथ में बनता है H2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन देखने के बाद क्या आप इसे ट्राई कर सकते हैं? इसे कैसे बैलेंस करेंगे? क्या ये बैलेंस है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले तुलना कर लेते हैं। अभिकारक की तरफ जिंक 1 है और उत्पाद की तरफ जिंक कितना है? 1 है। यानी जिंक की मात्रा अभिकारक और उत्पाद में बराबर है। अब हम तुलना करते हैं अगले तत्व की। अगला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस अभिकारक की तरफ कितनी बार आया है? 1 बार। जबकि इधर हाइड्रोजन कितनी बार आया है? 2 बार। यानी हाइड्रोजन नाम का तत्व इस अभिक्रिया में असंतुलित है। क्या और भी कुछ है जो असंतुलित है? हम देखते हैं NO3 आयन। NO3 आयन इस पूरी अभिकारक की तरफ 1 बार आया है, जबकि यही NO3 आयन उत्पाद की तरफ कितनी बार आया है? 2 बार आया है। यानी NO3 आयन भी असंतुलित है, इधर 1 बार, इधर 2 बार। ठीक है, तो चलिए जो भी असंतुलित है उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और कैसे करेंगे? तो आपको ये ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट का मतलब अब इस फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जो भी करना है हमें इसके सामने कोई अंक लगाना है, फार्मूले के सामने, पीछे नहीं, सामने लगाना है, ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिंक 1 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा। साथ में देखो NO3 कितनी बार था? 2 बार था, तो यहाँ भी हमें NO3 2 बार लगाना पड़ेगा, यानी 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा कैसे करना पड़ा? क्योंकि यहाँ NO3 कितनी बार है भाई? 2 बार है, तो इस NO3 को भी 2 बार बनाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया? 2 का गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 लगाने से मैंने आपको बताया कि जो संख्या आगे लगता है वो अपने से पीछे लगे हुए सभी तत्वों के लिए माना जाता है। अर्थात ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 NO3 के लिए भी है। तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया है? 2, और NO3 भी कितना हो गया है? 2। और अब हम अगर तुलना करें तो ये हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित है। ठीक है, अच्छा, अगर अब आपको समझ में आ गया है तो अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ और आप इसे संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या आप इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, Fe यानी आयरन है, और इसकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है Fe3O4 + H2। क्या इस रिएक्शन को आप संतुलित कर सकते हैं? ये NCERT का सवाल है। अगर आप कर सकते हैं तो एक बार प्रयास करिए, और नहीं कर सकते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगा देना है ताकि आप इस फार्मूले में कोई परिवर्तन ना करें गलती से भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इसके सामने कोई अंक लगाकर दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान दिखानी है। तो देखिए इधर Fe कितनी बार आया हुआ है?
इधर Fe आया है एक बार और इधर Fe कितनी बार आया है, 3 बार आया हुआ है, यानी Fe असंतुलित है। हाइड्रोजन इधर कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार आया है, 2 बार, यानी हाइड्रोजन तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन टोटल कितनी बार आया है, 1 बार, और इधर ऑक्सीजन टोटल कितनी बार आया है, 4 बार, यानी ऑक्सीजन असंतुलित है। आयरन Fe असंतुलित है और ऑक्सीजन असंतुलित है। तो चलो एक एक करके हम जो है संतुलित करते हैं, और संतुलित करने के दौरान ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप धातुओं को संतुलित करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, तो धातु हमारा आयरन है, इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो Fe 1 है, Fe 3 है। एक बात बताइए, इस एक में कितने का गुणा करेंगे कि ये भी 3 हो जाए, बराबर हो जाए? तो अब मुझे पता है कि आप समझ ही रहे हो कि भाई एक में कितने का गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है, तो 3 का गुणा किया जाता है, तो हमने 3 का गुणा कर दिया है, ठीक है। 3 Fe हो गया है, Fe 3 हो चुका है, बराबर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो देखो इधर ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन है 4। हाइड्रोजन को सबसे अंत में संतुलित करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, धातु से, फिर अधातु से, फिर कुछ अन्य आते हैं तो उनको, और लास्ट में हाइड्रोजन को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ हमने धातु यानी Fe को संतुलित कर लिया है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। अब हमारा ऑक्सीजन इधर 4 बार है, इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। ये जो 2 लगा हुआ है, ये जिसके पीछे लगा रहेगा, मतलब कोई अंक जिसके पीछे लगा रहता है वो केवल उसी का माना जाता है, जबकि जो अंक सामने लगता है वो अपने से पीछे सभी तत्वों के लिए होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से गिना जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार। अब एक में कितने का गुणा करेंगे कि ये 4 हो जाए, तो डेफिनेटली 4 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा। तो 4 का गुणा करने पर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, बराबर हो चुका है। तो 3 Fe 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बराबर हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें, तुमने आपको बताया कि जो अंक आगे लगता है वो अपने से पीछे सभी तत्वों के लिए होता है। तो ये 4 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है, ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी है। अब हाइड्रोजन की संख्या इस अभिकारक में कितनी हो गई, ध्यान देखेंगे तो हाइड्रोजन पहले से 2 था, अब उसका 4 गुना हो गया। तो 4 गुना कितने हाइड्रोजन हो गए, 8, और इधर हाइड्रोजन कितना है भाई, 2। तो बताओ इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो 2 में कितने का गुणा करें कि ये भी 8 हो जाए। तो उम्मीद है आप समझ ही रहे होंगे कि कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये समीकरण भी अब कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें 3 Fe, इसमें 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, इसमें 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान है, अतः अब यह रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल अगर आप करने का प्रयास करें तो मैं आपको दे देता हूं, जिन्हें आप ट्राई करेंगे, और अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताएंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, KClO3 है, KClO3 है, जो कि ब्रेक होकर KCl प्लस O2, KCl प्लस O2 बनाता है। तो आप बताइए कि यह अभिक्रिया कैसे संतुलित किया जाएगा। यदि आप इसे कर सकते हैं तो ज़रूर करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है, और कैसे किया जाता है, उचित अंकों का गुणा करके। इतनी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार। देखिए चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल बोर्ड एग्जाम में। पिछली बार तो केमिस्ट्री के कुल 20 नंबर में से 6 नंबर केवल इसी चैप्टर से पूछे गए थे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं थर्ड टॉपिक हमारा क्या है। थर्ड टॉपिक जहां आपको ना समझ में आए तो प्यारे बच्चों बताइएगा, लेकिन पढ़िएगा ध्यान से, ऐसे पढ़िए कि दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब बोर्ड एग्जाम में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, अब एक बार और इसको फाइनली पढ़ लीजिए। अब दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, रट लो, समझ लो खूब बढ़िया से, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बेस्ट करना है। तो चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं, अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। तो क्लास 9-10 में हमें केवल बेसिक चीज़ें ही बताई जाती हैं, तो हम बेसिक को पहले समझेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। आगे की कक्षाओं में आप अभिक्रियाएं कैसे होती हैं इन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहली अभिक्रिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
जिसे हम योगज अभिक्रिया, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अंग्रेजी नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको अंग्रेजी में तो यही कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसके हिंदी में कई नाम हो जाते हैं। जैसे हिंदी में इसको योगज अभिक्रिया, हिंदी में इसको योगज अभिक्रिया, और चलिए लाइट कट गई, कोई बात नहीं है, कंप्लीट करते हैं, देख तो रहा ही होगा। तो हिंदी में इसको योगज अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, तो बस आप ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जरूर पढ़िएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं ये होता क्या है। देखिए आपको डिफिनेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए ये दो अभिकारक हैं, और अभिक्रिया करने के बाद ये दोनों अभिकारक मिलकर आपस में रिएक्ट करके एक उत्पाद बनाते हैं। दो अलग अलग रिएक्टेंट थे और दोनों रिएक्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस कंप्लीट रिएक्शन को हम किस टाइप का रिएक्शन मानेंगे? इस कंप्लीट रिएक्शन को हम मानेंगे कि ये योगज रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइंड हो गए हैं और कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगज अभिक्रिया। उम्मीद है आप समझ रहे हो। मतलब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना लेते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। दो से ज़्यादा अभिकारक हो सकते हैं, मान लो 3 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, 4 अभिकारक मिलकर, चाहे जितने अभिकारक मिले और मिलकर वो एक ही उत्पाद बनाएं, केवल एक सिंगल, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन होंगे उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको इसके 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि बताइए योगज अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से ही समझाइए, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, इसका डिफिनेशन लिखना पड़ेगा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया योगज अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इसके उदाहरण के रूप में आप बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिन्हें लिख सकते हो। और दूसरा आपको किस तरह से पूछा जाता है? दूसरा आपसे यह पूछा जा सकता है कि एक अभिक्रिया आपको लिखा रहेगा और कहेगा पहचानिए इसमें से कौन सी अभिक्रिया योगज अभिक्रिया के रूप में है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने अभिकारक हैं यहाँ पर? 2, जबकि उत्पाद कितना बना हुआ है? केवल 1। ये अभिकारक है, इनके बीच 2, 1 प्लस है, 1 प्लस का मतलब 2 अभिकारक है, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर क्या है? एक ही उत्पाद बना हुआ है। 2 अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, यानी कैसा है? योगज अभिक्रिया है। ऐसे अगर मैं कहूँ बताओ N2 + 3H2 कैसी अभिक्रिया है? ये बना रहा है अमोनिया गैस। ये कैसी अभिक्रिया है? तो देखो 2 अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं। आप कह रहे होंगे सर ये यहाँ पर तो 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है। अरे भाई वो संतुलित करने के लिए हमने लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी जो हमने लिखा हुआ है यौगिक वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो कितने यौगिक हमने लिए हैं? 2, ठीक है। तो 2 हमने अभिकारक लिए हैं और एक ही उत्पाद बन रहा है अमोनिया। तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? दोनों मिलकर अमोनिया नामक जो है गैस बना रहे होंगे, तो जुड़कर मिलकर बना रहे हैं, कंबाइन करके बना रहे हैं। इसलिए किस टाइप का रिएक्शन हुआ है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान समझिएगा क्योंकि लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे तो सबकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो चलिए अब हम सेकेंड टाइप के रिएक्शन को पढ़ते हैं जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है समझते हैं। तो सेकेंड हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश नाम जरूर याद करें, ठीक है, फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हिंदी में कहते हैं वियोजन या इसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है भाई? जैसे हमने समझा था ना, योगज अभिक्रिया उसका जस्ट अपोजिट है, कंबाइंड का जस्ट अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कोई अभिकारक क्या होता है? डिकम्पोज होता है, यानी टूट जाता है। समझिए हमारे पास एक अभिकारक है। अब इस पर अगर मैं टेम्परेचर में कोई इफेक्ट करूं, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग करूं, इसके प्रेशर में कोई चेंजिंग करूं, या इसे जो है मैं धूप में रख दूं और ये उससे रिएक्ट कर ले और रिएक्ट करके ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और कुछ 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना ले, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये डिकम्पोज हुआ है, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी जिसमें कुछ भी ब्रेक होकर टूट कर 2 अलग अलग, 2 से ज़्यादा भी बना सकता है। मतलब ये समझो
कि जितना आपका अभिकारक है उससे ज़्यादा उत्पाद जब भी आपको मिलेगा, जितना अभिकारक है उससे ज़्यादा जब भी उत्पाद मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हुआ होगा, टूटा होगा, तभी ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अमोनिया गैस उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। जिस परिस्थितियों में अमोनिया गैस का निर्माण होता है, अगर वह परिस्थितियां हटा दी जाए तो ये अमोनिया गैस फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। अब हम जानते हैं लेफ्ट में हमारा क्या होता है, अभिकारक, और राइट में हमारा क्या होता है, उत्पाद। तो इस बार एकल अभिकारक दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभिकारक की संख्या कम है जबकि उत्पाद की संख्या अधिक है। तो हमने आपको बताया कि जब एकल अभिकारक टूट कर ये अमोनिया गैस टूटा होगा तभी तो दो उत्पाद बने हुए हैं। ठीक है, तो जब एकल अभिकारक टूट कर मतलब दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना लेते हैं तो ऐसा रिएक्शन कौन सा होता है, डिकम्पोजिशन या वियोजन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं, जैसे मान लो 2NO है और ये भी ब्रेक होकर N2 प्लस O2 बना लेता है। तो हम देखते हैं इसमें भी क्या है, एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना ले रहा है, यानी यह अभिक्रिया भी कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लाइट आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरे टाइप का रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तुमने समझा योगज अभिक्रिया क्या था, योगज अभिक्रिया जिसमें कई अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसका उल्टा, एक ही अभिकारक टूटकर कई उत्पाद बना लेता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको साथ में और बताता चलूँ, जो वियोजन अभिक्रिया होता है ना, वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की नहीं, मेनली 3 प्रकार की ही होती हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि वियोजन किन किन परिस्थितियों में होता है, ताप के कारण होता है। ठीक है, और ताप या दाब कह लो, साथ में एक होता है विद्युत प्रवाह के कारण होता है, विद्युत प्रवाह के कारण, और एक होता है किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण। इन तीनों के कारण कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ब्रेक होकर दूसरे पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों के कारण जब वियोजन होता है तो इन्हीं परिस्थितियों के नाम से उस वियोजन क्रिया का नाम भी पड़ जाता है। जैसे ताप के कारण हुआ तो हम कहेंगे तापीय वियोजन हुआ है। अगर ताप के कारण हुआ तो हम क्या कहेंगे, तापीय वियोजन हुआ है। अगर विद्युत के कारण हो रहा है तो विद्युत अपघटनी वियोजन कहेंगे। अगर विद्युत के कारण विद्युत प्रवाह करने पर अगर वह कुछ हुआ है, उसमें जो है वियोजन हो रहा है, तो हम कहेंगे विद्युत अपघटनी वियोजन। ठीक है, और यदि सूर्य के प्रकाश के कारण हो रहा है तो हम उसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, इनके प्रभाव के कारण अगर कोई अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो हम इसे वियोजन अभिक्रिया को इसी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तापीय, विद्युत अपघटनी या प्रकाशीय। आइए इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रकाशीय के लिए एग्जाम्पल क्या होता है, प्रकाशीय के लिए एग्जाम्पल ये होता है कि भाई AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है ना, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये ब्रेक होकर Ag प्लस Cl2 2Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। यानी एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये किसके कारण हुआ है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण हुआ है। इसलिए इस वियोजन को हम प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए नमक है, हमारे पास नमक है और इस नमक को जल में घोलकर इसमें विद्युत का प्रवाह कराया जाए तो ये ब्रेक हो जाता है 2Na प्लस क्लोरीन गैस में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एकल अभिकारक टूटकर दो अलग अलग उत्पाद बना रहा है, लेकिन ये किसके कारण हुआ है, विद्युत के प्रवाह में हुआ है, विद्युत के प्रभाव में हुआ है। इसलिए इस संपूर्ण वियोजन को हम विद्युत अपघटनी वियोजन के नाम से जानते हैं। और तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं कौन सा है, तापीय वियोजन। चलिए तीसरा देखते हैं तापीय वियोजन। तो तापीय वियोजन देखो, एक आपने बहुत फेमस अभिक्रिया है जो घर पे आप करते होंगे, चूने की पुताई जब घर पे होती है तो जो चूना आता है ना, बिना बुझा हुआ चूना, उसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा मान लो, समझ लो
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर थोड़ा सा हीट किया जाए, ताप यानी उष्मा दिया जाता है, ठीक है, इसे उसमें वियोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये सी ए ओ और साथ में बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ है, ठीक है, अकेला अभिकारक ब्रेक हुआ है कितने उत्पाद में, 2 उत्पाद में, लेकिन किसके कारण हुआ है, ताप के कारण हुआ है, उष्मा के कारण हुआ है। तो ऐसा वियोजन क्या कहलाता है, उष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन। विद्युत के कारण अगर हुआ तो विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटनीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ तो प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। ठीक है, तो अगर आप अंग्रेजी वर्ड याद रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरे टाइप का रिएक्शन, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए विस्थापन अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, एक आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक ही सीट पर 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा आता है और वो उस जगह पर बैठने का प्रयास करता है। अब आप बताइए, जिस सीट पर 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं, तीसरा बच्चा उसको बैठने का प्रयास करता है और वो उस सीट पर कब बैठ सकता है? यदि वो उन दोनों में से किसी एक से अधिक बलशाली होगा तो वो एक को डिस्प्लेस कर खुद उसकी जगह पर आ सकता है, लेकिन अगर वह उससे कम बलशाली होगा तो क्या उसको डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पीछे भी यही तर्क होता है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व किसी दूसरे लवण विलयन से कम सक्रिय तत्व को हटाकर, समझिएगा, एक लवण विलयन है जिसमें 2 आयन हैं और एक तत्व है या यह भी लवण विलयन है, तो इसमें भी कुछ आयन होंगे। अब अगर इसमें से कोई एक आयन अधिक सक्रिय होगा, वो अगले वाले आयन को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। सॉरी फॉर बीइंग देयर। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक बच्चा आता है और वो इस सीट पर केवल 2 को ही बैठने की जगह है, तो अब वो क्या करेगा, एक बच्चे को हटाएगा और खुद आकर उसकी जगह पर बैठ जाएगा। तो देखा जाए तो पहले भी सीट पर 2 बच्चे थे और अब भी सीट पर 2 ही बच्चे हैं, लेकिन अब वो बदल गए हैं, वही सेम बच्चे नहीं हैं जो पहले थे। तो इसी तरीके की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी जब किसी अभिक्रिया में कोई आयन किसी दूसरे लवण विलयन से उसके आयन को, अधिक सक्रिय आयन किसी लवण विलयन से कम सक्रिय आयन को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, हम कैसे जानेंगे कि कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, कौन किसको हटा सकता है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो समझिएगा, देखिए ये चीज़ आपको एग्जाम में, मतलब बुक में, एग्जाम में तो आएगा लेकिन बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। वो 3rd चैप्टर वाला सक्रियता श्रेणी नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमने दिया है कि अधिक सक्रिय, सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं, जो अगर आ गए तो दूसरे को हटा ही सकते हैं, मतलब हटा ही देंगे। इसमें सबसे पहला नंबर आता है किसका, पोटेशियम का। सबसे अधिक सक्रिय धातु यही होता है, पोटेशियम। फिर है बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब अधिक सक्रिय धातुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कम सक्रिय मतलब जो इन लोगों से कम होते हैं, इनसे इनकी सक्रियता थोड़ी कम होती है, वो कौन है, ये नीचे जो दिए गए हैं, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, प्लेटिनम, ये कम सक्रिय हैं। और ऐसे तत्व जो बहुत कम सक्रिय होते हैं, जो हाइड्रोजन से भी कम सक्रिय होते हैं, वो 4 हैं। कौन कौन, कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag यानी सिल्वर एंड Au यानी गोल्ड, ये 4 हैं जो बहुत कम सक्रिय हैं। इनका क्या यूज है सर, इनको कैसे यूज करेंगे? तो देखिए, जिस हिसाब से लिखा गया, जो जितना ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को उतना जल्दी डिस्प्लेस कर देगा, उसको उतना जल्दी हटा सकता है, उसके लवण विलयन से हटाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि बताइए क्या हो अगर कॉपर सल्फेट की विलयन को जिंक के बर्तन में रखा जाए। एनसीईआरटी का सवाल है कि हम कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं?
तो देखिए ध्यान से होता क्या है भाई, यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर नाम का धातु आया हुआ है और ये इसका लवण विलयन है, मतलब ये प्लस और माइनस आयनों में है ना, Cu2 प्लस SO4 पर 2 माइनस। तो जब प्लस और माइनस आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि ये एक यौगिक के फॉर्म में है, यानी इनका लवण विलयन बनाया जा सकता है। अब समझिएगा, जब ये कॉपर सल्फेट है, इसको जब हम जिंक के बर्तन में रखते हैं तो होता क्या है, अगर हम इस सक्रियता श्रेणी को ध्यान से देखें तो जिंक यहाँ पर है, जिंक, ये जिंक जो है ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो ऊपर वाला जो है वो अपने से नीचे वाले को आसानी से हटा सकता है, ऊपर वाला क्या करेगा, अपने नीचे वाले को आसानी से हटा सकता है। तो ये जिंक ऊपर है जिसकी सक्रियता अधिक है, कॉपर नीचे है जिसकी सक्रियता कम है। तो जिंक क्या करेगा, इस लवण विलयन से कॉपर को हटाएगा कि कॉपर तुम हटो, अब उस जगह पर कौन बैठेगा, मैं बैठूंगा। ठीक है, धातु एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, SO4 तो अपनी जगह पर बना हुआ है। तो अब ये बन क्या जाएगा, देखेंगे ये बन जाता है जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर बेचारा हो जाता है अकेले। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो अभिकारक एक और एक कितने हैं, 2, और उत्पाद भी कितने हैं, एक और एक 2। देखिए योगज में जहां अभिकारक बहुत सारे थे उत्पाद एक बन रहा था, वियोजन में अभिकारक एक ही था उत्पाद बहुत सारे बन रहे थे, लेकिन विस्थापन में अभिकारक और उत्पाद की संख्या एक समान है। अंतर क्या है, अंतर यह है उनके आयन बदल जा रहे हैं। तो जब जब किसी लवण विलयन से अधिक सक्रियता धातु उसके कम सक्रिय धातु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और आपको ध्यान देना है कि विस्थापन अभिक्रिया भी कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है किस प्रकार का विस्थापन है भाई। तो विस्थापन अभिक्रिया भी एक से अधिक प्रकार का होता है, एकल विस्थापन और द्विक या फिर उभय विस्थापन। तो देखिए एकल विस्थापन तो हमने समझ लिया क्या होता है, अब द्विक या उभय विस्थापन क्या होता है इससे भी हम समझ लेते हैं। द्विक या उभय विस्थापन का मतलब क्या होता है, जब दो प्रकार के विलयन हो, यानी दो प्रकार के लवण विलयन हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था, एक यौगिक था और एक तत्व था, लेकिन द्विक या उभय में क्या होंगे, द्विक या उभय में दोनों ही हमारे लवण विलयन होंगे। कैसे होंगे, चलिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है AgNO3 और हमारे पास है NaCl। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, Ag और Na ये दोनों क्या हैं, धातु हैं। देखिए Na है और ये Ag है, ये दोनों क्या हैं, धातु हैं। Na बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और Ag बहुत कम क्रियाशील है। तो Na क्या करेगा, Na कहेगा भाई तुम यहाँ से हटो, तुम्हारी जगह कौन आएगा, मैं आऊँगा। तो ये Na बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण Ag को उसकी जगह से हटा देता है, तो Na Ag की जगह पर आकर बैठ जाता है और ये बनता क्या है, ये बना लेता है NaNO3 और साथ में Ag सिल्वर। इस तरीके से यह अभिक्रिया हो जाती है। अगर हम देखें तो अभिकारक अब भी कितने हैं, 2, उत्पाद भी अब कितने हैं, 2, ना संख्या घटी है ना बढ़ी है, यानी ना तो योगज होगा ना तो वियोगज होगा, लेकिन इसमें आयनों का परिवर्तन हो चुका है, यानी एक ऐसी अभिक्रिया है विस्थापन। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पहला विस्थापन एक प्रकार का है जिसमें एक ही लवण था, एक हमारा तत्व था जो परमाणु के रूप में था, लेकिन दूसरे में क्या है, दोनों ही यौगिक के फॉर्म में है, दोनों ही पूर्ण सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों ही लवण फॉर्म में हो, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में हो, तो हम क्या कहते हैं, दोनों ही लवण फॉर्म में है, इसलिए इसे हम कहेंगे द्विक या उभय विस्थापन। ठीक है, उम्मीद है कि आप विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसमें आपसे बहुत कम चांस है कि आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, बढ़िया चांस ये होता है कि एक अभिक्रिया लिखी जाएगी और आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो पहचानना ही बहुत जरूरी है। योगज ढेर सारे अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे, वियोजन एक ही अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पाद बना लेगा, विस्थापन अभिकारक और उत्पाद बराबर होंगे, अंतर क्या होगा, आयनों का अंतर होगा। ठीक है, एक दूसरे की जगह पर आ जाएगा। अगर एक लवण है और एक तत्व है तो एकल विस्थापन, और दोनों ही लवण है और आयनों का विस्थापन हो रहा है तो द्विक विस्थापन। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें समझ ली हैं। अब हम आते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उबिएगा नहीं, अरे बिल्कुल नहीं भैया, मैं नहीं उब रहा तो आप कहे उबोगे, आपका तो बोर्ड एग्जाम है और आपको तो टॉप करना है, हमारे बच्चे टॉपर्स हैं। ठीक है, तो आप सभी को टॉप करना है। चलिए तो टॉपर्स की अगली टॉपिक तो ये है कौन सा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दो अभिक्रियाएं हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी जो होता है एक्जोथर्मिक, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक, ये रिएक्शन होते हैं। अभी तक से हम समझेंगे कि कैसे पहचाना कि ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो चलिए देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा छोड़ने वाला, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर उस अभिक्रिया से, उस पूरे उत्पाद से, उस पूरे प्रोसेस में ऊष्मा हमें प्राप्त हो, अर्थात वो अभिक्रिया ऊष्मा छोड़ दे। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा छोड़ता हो छोड़ दे भाई, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है जो ऊष्मा को छोड़ता है, रिलीज करता है। एक बात बताओ, आपको किसी प्रक्रिया में फायदा होता है तो आप इसको प्लस ही तो मानोगे कि आपका भाई फायदा हो गया, आप जो है प्लस में हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी अभिक्रिया को कराने के लिए आपको अलग से उष्मा देनी पड़े, आपको अपना पैसा खर्चा करना पड़े, तो आपको घाटा हो जाएगा। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है और आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी समझ जाओगे। समझिएगा, देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें, जिसके पूर्ण होने पर ऊष्मा की प्राप्ति हो, अर्थात उसमें से ऊष्मा बाहर निकले, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इसे हम किस प्रकार लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। आपको लिखा हुआ अभिक्रिया रहेगा, आपसे पूछेगा किस प्रकार का है, ऊष्माक्षेपी है ऊष्माशोषी है, तो आप कैसे समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी नाम का उत्पाद बना रहे हैं, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि कुछ, मान लो कि 90 किलो कैलोरी की इस तरीके की एनर्जी लिखी हुई है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है, बस यही साइन आपको देखना है। ये साइन अगर ये प्लस है मतलब आपको फायदा हुआ है, और आपको फायदा हुआ है यानी इसने उष्मा छोड़ा होगा, यानी ये किस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। तो पहचानने का तरीका क्या है, अगर एनर्जी का मान प्लस में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, प्लस में, किस तरफ लिखा है, उत्पाद की तरफ, उत्पाद की तरफ अगर प्लस में लिखा है, आपका फायदा हुआ है, यानी किस प्रकार की होगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। उदाहरण में आप लिख सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, 94 किलो कैलोरी की एनर्जी बनती है, ठीक है, या ऊष्मा की प्राप्ति होती है, तो इसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो अभी आपने समझा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जिसमें हमें ऊष्मा देना पड़ जाए। भाई यहाँ तो प्राप्त हो रहा था और उसमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी बेचारे रिएक्ट करते हैं और सी डी बनाने के लिए उन्हें ऊष्मा की जरूरत होती है, तो हमें ऊष्मा अपना देना पड़ता है, हमें घाटा हो जा रहा है। तो घाटा हो जा रहा है यानी हम कहेंगे कि मान लो ये कुछ भी एनर्जी हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है कि कितना एनर्जी देना पड़ता है, कितना एनर्जी लेना पड़ता है। ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल, बस आपको एक एग्जाम्पल रट के जाना है। अगर एग्जाम में पूछ रहे उदाहरण से समझाइए, तो आप एक एग्जाम्पल ये लिख दीजिएगा, साथ में यहाँ ध्यान दीजिएगा ऊष्माक्षेपी है तो आपको कौन सा साइन लगा देना है, प्लस का। ठीक है, चलिए ऐसे ही मान लीजिए इसे मैंने लिख दिया N2 + O2 रिएक्ट करके बनाते हैं बेचारे, ये बना लेते हैं 2NO, और इसके लिए हमें 45 किलो कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये हम 45 किलो कैलोरी एनर्जी अपना दे रहे हैं ना, हमारा खर्च और हमको घाटा हो गया, तो कैसा हो गया, ऊष्माशोषी यानी उसमें सोखने वाला। इसने उष्मा को सोख लिया, ऊष्माशोषी। इसने उष्मा छोड़ दिया, ऊष्माक्षेपी। छोड़ दिया हमको फायदा हो गया, प्लस में हो गया। सोख लिया हमको घाटा हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, तो बस यही आपको पहचानना है, अगर प्लस में है तो ऊष्माक्षेपी, और यहाँ एनर्जी का मान अगर माइनस में है तो ऊष्माशोषी। उम्मीद है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फटाक से। तो अगला टॉपिक कौन है भाई, ओह माय गॉड, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। तो अगला टॉपिक है भाई ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसको उपचयन भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, और साथ में इसके लिखा है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्यारे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया को बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। देखो मैंने दोनों प्रक्रियाओं को साथ इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप एक समझेंगे तो दूसरा आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मैं एक अभिक्रिया को समझाता हूँ, दूसरा आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। बस समझना, एक का उल्टा ही है दूसरा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, और आपके फ्यूचर यानी क्लास 11-12 में भी खूब भर भर के इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो, ये निकल जाए, ठीक है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। या इतने सारे अब आपको परिभाषाएं बता दे रहा हूँ, आप केवल दो लर्न करना, आगे भी समझ लो, ठीक है। चलो और आगे मान लो भाई ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिन पे माइनस चार्ज आता है वो ऋण विद्युतीय एलिमेंट कहलाते हैं। ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि हो, तत्वों में वृद्धि हो। या एक और डेफिनेशन बता देता हूँ, धन विद्युतीय तत्वों में कमी हो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकल जाए। आपको केवल यही दो परिभाषा ध्यान से याद करना है, आपके 10वीं के लेवल पे यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, लेकिन ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकल जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए आप और भी परिभाषा बना सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि जबकि धन विद्युतीय तत्वों में कमी हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसके अपोजिट में डिफिनेशन आपको मिल जाएगा किसका, अपचयन का। अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा। तो देखिए जैसे हमने कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, यानी अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कार्बन अकेले है जबकि यहाँ कार्बन के साथ में कौन है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया है, तो कार्बन का हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया समझते हैं, देखिए इसका अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण, लेकिन यदि ऑक्सीजन निकल जाए यानी ऑक्सीजन का वियोग हो जाए तो हम इसको बोलते हैं अपचयन हो गया है। ऐसे ही हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण था तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा अपचयन। इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीकरण थी तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाएगा, अपचयन। उल्टा, जस्ट उल्टा। यहाँ देखिए ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि थी तो ऑक्सीकरण था और ऋण विद्युत तत्व में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अपचयन। यहाँ देखिए धन विद्युत तत्वों में कमी था तो यहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अपचयन। यानी आपको केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन लर्न करना है और आपको अपचयन अभिक्रिया ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक, जस्ट अपोजिट ही तो होता है। चलिए ये इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए परिभाषाएं तो सबको याद होती हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम कैसे समझें कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो ध्यान से वीडियो को आगे से देखिएगा, क्योंकि आगे जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को हम समझने जा रहे हैं और ये आपको हमेशा मिलने वाला है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ फ्यूचर में भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपचयन को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे क्या होता है ऑक्सीकरण या किसका होता है ऑक्सीकरण और किसका होता है अपचयन। किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हम कैसे निर्धारित करेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हो रहा है ये पहचान गए तो साथ में आप ये भी पहचान जाओगे कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं कि कैसे पहचाने, ठीक है। उसके पहले इसको आप ध्यान से लर्न कर लो, ठीक है। मेरे साथ ध्यान से, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ देखो। ऑक्सीकरण क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो या इलेक्ट्रॉन में कमी हो या ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो और धन विद्युतीय तत्व में कमी हो, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किस तत्व का या किस जो है आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगला टॉपिक आपका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अपचयोपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो दोनों टॉपिक एक दूसरे से ही रिलेटेड है। रिलेटेड है इसका मतलब क्या है, रिलेटेड है इसका मतलब ये है कि देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर किसी एक आयन का, एक यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा होता है तो उसके साथ वाले का अपचयन होता है। इसका मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब ऑक्सीजन एक के साथ जुड़ेगा तो किसी के साथ तो निकल के ही ना आएगा, ठीक है। या मान लीजिए ऑक्सीजन कहीं से निकलेगा तो किसी के साथ जुड़ने के लिए तो जाएगा। इस तरीके से एक अभिक्रिया जो होती है
वो केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन नहीं होता है, बल्कि वो पूरा का पूरा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिलाकर होता है। और जब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ऐसी अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन या ऑक्सीकरण को कौन नाम से जाना जाता है, उपचयन अपचयन अपक्रिया के नाम से जानते हैं, या सबसे फेमस नाम इसका है रेडॉक्स अपक्रिया। तो बहुत बार पूछा गया है ये अपक्रिया कि बताइए रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। तो सिंपल से आपको बता देना है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वास्तव में सभी अपक्रिया कैसी होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, यानी अपचोपचय अपक्रिया ही होती है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया ही होती है, यानी इसमें पूरा ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कैसे पहचाने। हो चलो भैया देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने लिखा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और ये बना ले रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मान लीजिए ये कंप्लीट रिएक्शन है और हमसे पूछा गया कि बताइए इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, ठीक है, या फिर कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो हम समझते हैं ध्यान से, देखिए एक कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को आप समझिएगा। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है वो समझिएगा। देखिए ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व के आयनीजेशन स्टेट को दिखाता है, मतलब उसने उस अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए हैं, उसी अवस्था को हम ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई तत्व अकेला है तो उसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ना लिया है ना दिया है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं सल्फेट पर -2 आयन होता है, सल्फेट पर -2 आयन होता है, तो उसके साथ जो भी जुड़ा होगा इसको शून्य करने के लिए उस पर उसका अपोजिट प्लस चार्ज होगा। यानी SO4 पर -2 है तो Cu पर उसका अपोजिट क्या, +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। ऐसे देखिए अभी हमने पता किया, हमें पता होना चाहिए ये बात कि सल्फेट आयन SO4 पर -2 आयन होता है, तो उसके साथ जो होता है उस पर उसका अपोजिट यानी +2 का चार्ज होगा। ये ऑक्सीकरण अवस्था हम पहचानने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, और जो अकेला होता है वो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, यानी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है। इस तरीके से हम तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था को ध्यान से लिखते हैं, ठीक है, संख्या के रूप में लिखते हैं। इतना अगर आपने लिख लिया है, अगर आपने सही से इतना लिख लिया है तो प्यारे दोस्तों अब आप आसानी से पहचान सकते हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ देखेंगे अगर हम ध्यान से तो ये जिंक यहाँ से जिंक यहाँ पर आ रहा है। अब आप एक बात ध्यान से समझो, इस जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0 है, जबकि यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसको हम उतने प्लस चार्ज से दिखाते हैं, और कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम उतना माइनस चार्ज के साथ दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ जिंक एक भी इलेक्ट्रॉन ना लिया है ना दिया है, लेकिन यहाँ पर +2 आ गया, और प्लस का मतलब इसने त्यागा होगा, इसने क्या किया होगा, त्यागा होगा। अब एक बात बताओ, मेरे पास जितने थे उतने थे, ना दिया था ना लिया था, लेकिन आगे चलकर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो बताओ मेरे इलेक्ट्रॉनों में कमी आई कि मेरे इलेक्ट्रॉन बढ़े, बताओ मेरे इलेक्ट्रॉन तो कम ही होंगे ना, मैं अपना तो दे दिया किसी को, तो जितना था मेरे पास उसमें से तो उतना कम हो जाएगा जितना मैंने दे दिया। अब भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा इलेक्ट्रॉनों में कमी क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनों में कमी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हुआ है दोस्तों, जिंक का जिंक सल्फेट में हो गया है ऑक्सीकरण। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं। अब इधर ध्यान समझो, तो जिंक का जिंक सल्फेट में हमने करा दिया ऑक्सीकरण, हम पहचान गए हैं, हम लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, है ना। तो चलो आगे देखो जल्दी से भाई, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब इसमें हम तत्वों में धातुओं का ही ऑक्सीकरण अवस्था बताते हैं, समझिए। अब एक कॉपर धातु है जिस पर कितने का चार्ज है भाई, +2 क्या मतलब है, +2 इलेक्ट्रॉन इससे त्यागे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है, प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागना, और माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लेना, और 0 का मतलब ना लेना ना देना। ठीक है, साधु महात्मा बनना। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर क्या है, तो ये कॉपर है, कॉपर में 2 प्लस आयन है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं कॉपर सल्फेट के रूप में, लेकिन जब ये अकेले कॉपर बन रहा है तो इस पर चार्ज कितना है, 0। भाई थोड़ी देर पहले ये कॉपर वाह क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फेट को दिया था, इसलिए से माइनस इस पे प्लस है। ठीक है, तो कॉपर थोड़ी देर पहले कॉपर सल्फेट के रूप में जब था इसके अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, लेकिन अभी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। पहले मेरे पास 2 मैंने त्यागे थे ये दिख रहा था,
अब ऐसा दिख रहा है कि मैंने कोई नहीं त्यागा है, इसका मतलब जो मैंने त्यागा था वो मैंने वापस ले लिया है, वो मैंने क्या किया है, वापस ले लिया है। अब एक बात बताओ, पहले मेरे पास 2 की कमी थी लेकिन अब एक भी कमी नहीं है, इसका मतलब जो कमी था उसको मैंने पूरा कर लिया है। और कैसे किया होगा, लेकर। कैसे किया होगा, लेकर। तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, यहाँ कॉपर पहले 2 इलेक्ट्रॉन कम थे कॉपर के पास, लेकिन अब उसने लेकर उसको अपना पूरा कर लिया है, ना कमी है ना ज़्यादा है, एकदम बराबर पर आ गया है। पहले कम था बेचारे का, अब क्या हो गया है, एकदम बराबर आ गया है। तो कैसे लिया होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों की कमी ऑक्सीकरण थी तो यहाँ लेकर पूरा कर रहा है, यानी इसकी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन। यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। एक बार फिर से समझिए भाई, 0 था प्लस में चला गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना मतलब कमी होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है इसलिए ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ प्लस था यानी कम था ऑलरेडी, लेकिन अब बिल्कुल कम नहीं है, अब कम बिल्कुल नहीं है यानी लिया है। लिया है यानी उसके इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है, अब वृद्धि हो रही है तो मतलब क्या हो गया है, अपचयन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बाद मैं एक रिएक्शन दूंगा जिसमें आपको खुद से पहचानना होगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहचाना कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा होता है अपचायक। अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से इसको कैसे होता है। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, मान लो यही रिएक्शन हमको देकर पूछता तो बताइए इसमें ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है। तो पहला काम तो आपका यही रहेगा कि पहले आप पहचानो ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अपचयन किसका हुआ है, उसके बाद आप पहचानोगे कि ऑक्सीकारक किस कौन है और अपचायक कौन है। मतलब यह है भाई कि जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, जिसका ऑक्सीकरण हुआ प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, बस उसी को तो हम कहते हैं अपचायक। ध्यान से समझो, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वो बेचारा अपचायक कहलाता है, उल्टा ऑक्सीकरण वाला क्या कहलाता है, अपचायक। और जिसका ऑक्सी जो है, जो ऑक्सीकारक होता है, इसका मतलब उसका खुद का क्या हो रहा था, उल्टा होता है, यानी अपचयन होता है। अरे मतलब बड़ा कंफ्यूजन बता दिए सर। अरे कोनो कंफ्यूजन नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आप खुद समझो, ऑक्सीकरण अपचयन आपने पहचाना, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है आप उसको उल्टा बोलो, उल्टा मतलब अपचायक बोलना, उसको क्या बोलना है, अपचायक बोलना है। क्या बोलना है, अपचायक। और जिसका खुद का अपचयन हो रहा है उसको उल्टा बोलना है, यानी उसको क्या बोलना है, ऑक्सीकारक। क्या बोलना है, ऑक्सीकारक। कोई झंझट नहीं, एकदम सिंपल सा है। यानी ऑक्सीकारक और अपचायक आप समझ रहे होंगे। ऑक्सीकारक कौन होता है भाई, जिसका खुद का क्या होता है, अपचयन। मान लो आपसे डेफिनेशन पूछ ले भाई ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो आप लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका खुद का तो अपचयन हो लेकिन वो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, या वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें खुद का तो ऑक्सीकरण होता है लेकिन सामने का अपचयन करवा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहलाते हैं, उसे हम अपचायक कहते हैं। ठीक है, तो समझिए सिंपल सी इतनी सी बात आपको याद रखना है। आप पहचानो कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। जिसका अपचयन हुआ है उसको उल्टा बोलना ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसको उल्टा बोलना है अपचायक। ठीक है, इतनी सी बात है। अब मैं एक आपको वर्क देता हूँ जिसमें आप पहचानेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया है, क्या दे दिया है आपको, कुछ भी दे दिया है। सपोज करो जिंक के साथ मैंने कहा HCl का रिएक्शन हो रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है, साथ में H2, ये जिंक क्लोराइड है। ठीक है, ये बना हुआ है। रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से है। अब आप इसमें पहचानिएगा कि किसका क्या हो रहा है, ये जिंक से जिंक क्लोराइड और ये H2 इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, संक्षारण। आप कहोगे सर अपचोपचय प्रक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन छोड़ दे क्या, अरे नहीं भाई, अभी तो बताया मैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स रिएक्शन या अपचोपचय अभिक्रिया कहलाता है। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना इसके पहले, वो अपचोपचय अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल था क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण भी हुआ है और क्या हुआ है, अपचयन भी हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, बस हम एकदम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज आपको आधे से ज़्यादा खुद से करना होगा। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा। ठीक है, और आपको खुद से करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप कोई कंफ्यूजन में ना रहे, आप सारे सवाल को इजीली कर पाए। तो चलिए देखते हैं संक्षारण क्या होता है, करीजन किसे कहते हैं। देखिए तो संक्षारण क्या होता है भाई, देखो लोहे में जंग लगना संक्षारण की प्रक्रिया है, ये हम सभी को पता है।
लेकिन डिफिनेशन में हम क्या लिखे, तो लोहा हमारा क्या है, धातु है, और धातु के गुण में जब क्षरण हो जाता है वही तो संक्षारण कहलाता है। यानी यहाँ से अपनी डिफिनेशन बनाएंगे। अच्छा एक बात और बताओ कि धातुओं में क्षरण क्यों हुआ, लोहे में जंग क्यों लगा, तो लोहे में जंग लगने का कारण है वायु में उपस्थित नमी। वायु में उपस्थित नमी यानी H2O, उससे लोहा रिएक्ट कर लेता है और तभी उसमें जंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें हाइड्रेटेड फेरिक फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसी को हम जंग लगने की प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं संक्षारण की प्रक्रिया क्या है। तो संक्षारण का मतलब क्या है भाई, वायु की उपस्थिति में, देखो एक लाइन का डिफिनेशन है, वायु की उपस्थिति में या वायु में उपस्थित नमी, बस आप ऐसे बोलो, तो वायु में उपस्थित नमी के कारण धातु का क्षरण, वायु में उपस्थित नमी के कारण धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। याद रखिए, वायु में उपस्थित नमी के कारण धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि संक्षारण क्या है, वायु में उपस्थित नमी के कारण धातुओं का क्षरण संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण की प्रक्रिया का उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना या चांदी पर काली परत जमना, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, संक्षारण। जितनी भी धातुएं हैं जब वो अपने गुण खो देते हैं, यानी गुण खोने की प्रक्रिया जो है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण। और ये क्यों होता है, वायु में उपस्थित नमी के कारण होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो बिल्कुल बचाया जा सकता है। तो कभी कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर आप धातु पर एक तेल तेल की मालिश कर दो, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु सीधा धातु के संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में तेल की परत आ जाती है। तो जब वायु धातु से सीधा संपर्क में नहीं आएगा तो वायु में उपस्थित नमी भी धातु से सीधे संपर्क में नहीं आएगी और वह धातु से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी धातु का क्षरण ही नहीं होगा, यानी संक्षारण ही नहीं होगा। यानी हम अगर धातु पर तेल की परत लगा दें, तेल की मालिश करें, तो उसमें संक्षारण की प्रक्रिया रुक सकती है। ग्रीस लगा दें तो भी संक्षारण की प्रक्रिया रुक सकती है। या टिन प्लेटिंग कर दें, जिंक की जो है परत चढ़ा दें, जिंक की परत जिसे यसद लेपन कहा जाता है। यसद लेपन क्या होता है, किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। तो जब जिंक की परत चढ़ जाएगा धातु पर चारों तरफ से, तो क्या अब वायु सीधा धातु से अभिक्रिया कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, यानी अब भी हमारा धातु क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है जिसके थ्रू हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। क्या, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, टिन प्लेटिंग करके, या जो है यसद लेपन की प्रक्रिया के द्वारा हम धातुओं के क्षरण को रोक सकते हैं। अब आते हैं एकदम लास्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, विकृत गंधिता। तो बताइए लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण था, संक्षारण का। अब विकृत गंधिता समझते हैं। तो विकृत गंधिता खाने पीने की चीज़ों से संबंधित है। हम अक्सर देखो गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम अक्सर देखते हैं कि गर्मियों में हम सुबह का खाना शाम को नहीं खा सकते हैं या दोपहर के बाद ही नहीं खा पाते हैं। तो होता क्या है, होता ये है, देखिए प्यारे बच्चों, कि खाना महक जाता है, उसके रंग या उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो खाने वाली चीज़ें हैं ना, इनके रंग और गंध में जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं खाद्य पदार्थों में। अच्छा ये ऐसा होता क्यों है भाई, खाने वाले पदार्थ जो होते हैं इनके रंग या गंध में परिवर्तन क्यों हो जाता है, क्योंकि हम खाने वाली चीज़ों को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वसा का इस्तेमाल करते हैं, इसी की वजह से। देखिए तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के कारण उसके रंग या गंध में होने वाला परिवर्तन विकृत गंधिता कहलाता है। एक बार फिर से, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के कारण उसके रंग और गंध में होने वाला परिवर्तन विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत, बिगड़ गया है उसका गंध, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं विकृत गंधिता, इसका नाम वही है, विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता मतलब जिसका गंध भी बेकार हो गया हो, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें उपस्थित वसा जो होती है, वसा के कारण ऐसा होता है। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा के कारण उसके रंग और गंध में परिवर्तन विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहलाता है। उदाहरण स्वरूप ब्रेड का सड़ना, रोटी का बदबू देना, दाल का बदबू देना, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं इनका खराब हो जाना विकृत गंधिता का ही उदाहरण है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सर क्या खाने वाली चीज़ों को संरक्षित नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता है। जब हमने संक्षारण की प्रक्रिया को रोक दिया तो खाने वाली चीज़ों को कैसे नहीं संरक्षित कर लेंगे, करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, और हम करते ही तो हैं। क्या आप चिप्स नहीं खाते हो, सोचो चिप्स की फैक्ट्री में चिप्स बने कितने दिन पहले होते हैं और वो बनते आलू वगैरह के हैं, और उसके बाद भी हम कई हफ्तों बाद उसको खाते हैं और वो साफ़ रहता है, वैसा ही बना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों वो वैसे ही बना रहता है, क्या वो तेल का नहीं बना होता है, या उसमें वसा नहीं होती है, अगर होती है तो ख़राब क्यों नहीं होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए। पीछे का लॉजिक ये है प्यारे बच्चों कि देखो
खाद्य पदार्थों में जो वसा है उसी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन वसा के कारण नहीं। वसा तो है, लेकिन वसा और जो वायु प्रसित नमी है ना, नमी, वायु प्रसित नमी, इसके कारण सब कुछ हो रहा है। तो ये नमी ही जो है उसमें जीवाणु पैदा कर देता है, जिसकी वजह से उसके रंग और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण उसको हम विकृत गंधिता की संज्ञा दे देते हैं। तो हम अगर नमी को रोक दें तो हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही कारण है कि जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो ना, तो 5 रुपए का चिप्स खरीदते हो और आपको 1 रुपए का चिप्स और 4 रुपए की हवा मिलती है। इसीलिए मिलता है ताकि वो 1 रुपए का चिप्स आपका सुरक्षित रहे। दरअसल वो हवा नॉर्मल हवा नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। हालांकि ये आपके लिए नॉर्मल ही है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में भी 78% नाइट्रोजन गैस ही तो होता है, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन वैसे तो कहने को तीसरा सबसे अधिक क्रियाशील है, लेकिन फिर भी इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। यही कारण है कि जब चिप्स के पैकेट में चिप्स अंदर है, ऊपर नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन वायुमंडल में है, तो क्या ऑक्सीजन सीधा चिप्स के संपर्क में आएगा? नहीं, क्योंकि चिप्स का पैकेट चारों तरफ से पैक है। अब जब ऑक्सीजन सीधा संपर्क में नहीं आएगा तो उसमें उपस्थित नमी उससे कहाँ संपर्क कर पाएगी, और फिर वो खराब भी नहीं हो पाएगा। यानी अगर जो है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दे तो हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो सकता है। या आप कभी कभी सामान को फ्रिज में रख देते हो, तो ठंडे वातावरण में भी जीवाणु की क्रियाशीलता घट जाती है, यानी वो क्रिया नहीं कर पाते हैं, वो जनन नहीं कर पाते हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा सामान खराब भी नहीं होता है। यही कारण है कि अगर कोई चीज़ हम फ्रिज में रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो पदार्थों को विकृत गंधिता से कैसे बचाया जा सकता है? तो नाइट्रोजन गैस में पदार्थ को रखकर, ठीक है, या फिर जो है फ्रिज में रखकर, या फिर और क्या कर सकते हैं बताइए, और क्या क्या तरीके हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा मिलाओगे तब भी पदार्थ को संरक्षित किया जा सकता है। आप नमक की मात्रा, आप देखो हम अक्सर नौरंगी अचार जो है खरीदते हैं, तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नमक ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो नौरंगी अचार बहुत दिन पहले बना हुआ होता है। लेकिन नमक की मात्रा अधिक होने से जीवाणु की क्रियाशीलता घट जाती है और हमारा पदार्थ सुरक्षित रहता है। इसीलिए हम उसमें नमक की मात्रा अधिक मिलाते हैं। अक्सर खाने वाली चीज़ें, चाहे चिप्स हो, अचार हो, जो भी चीज़ें होती है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। यही कारण है कि हम इसको नमक के उपयोग से भी पदार्थों को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक पहले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका काम ये है कि आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, फिर से रिवाइज करिए और बढ़िया से देखिए, फिर से वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन पूरे टॉपिक को एकदम बढ़िया से लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 4-5 महीने बाद एग्जाम होगा तो वहाँ सीधा लिखना है। ऐसा पढ़ो कि अगले साल आप सबको पढ़ा सको, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, पढ़ा सकते हो, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से रिवीजन करिएगा, क्योंकि अब अगले ही वीडियो में जो आज ही अपलोड होगा उसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज सवाल करेंगे। और अगर आप ये सब ध्यान से पूरा पढ़े होगे तो एक्सरसाइज करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने मेहनत करके वीडियो बनाया है, आपको मेहनत करके पढ़ना है। एग्जाम मेरा नहीं होगा, एग्जाम आपका होगा, और नंबर आपके अच्छे आएंगे, लेकिन खुशी मुझे होगी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। अब मिलते हैं अभी कुछ ही देर बाद इसके एक्सरसाइज को लेकर। ध्यान से पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।